हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा पास है, बहुत ही जल्दी आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो हमें बिल्कुल भी इस चीज़ के अंदर देरी नहीं करनी है। और हायर एजुकेशन के अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो MCQs हैं जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे नोट्स टैबुलर फॉर्म में दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कमीशन बना था बच्चों पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो था हमारा राधा कृष्णन कमीशन। इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अब इनका जो दूसरा नाम है ये भी रखने की आपको बहुत जरूरत है। कौन से ईयर में बना था ये? सो ये जो राधा कृष्णन कमेटी है ये आपकी बनी थी इन द ईयर 1948 to 49। अब इसका पर्पस क्या था, हमें क्यों जरूरत पड़ी थी ये वाला कमीशन बनाने की, कि इंडिया के अंदर उस टाइम पे जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनके अंदर क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, उनके बारे में जानने के लिए ये जो कमेटी है ये बनाई गई थी। अब क्या हुआ था ना, इससे पहले जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस कमीशन था वहां पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो इंग्लिश था उसको प्राइमरी लैंग्वेज कर दिया था अपनी एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो जो भी पढ़ाई लिखाई होती थी वो होती थी इंग्लिश के अंदर। जैसे ही ये कमीशन आया तो इसे सबसे पहले इंग्लिश को रिमूव किया और इन्होंने 3 लैंग्वेज प्रिंसिपल यहाँ पे बनाया। आपको यहाँ नोट्स में भी दिख रहा होगा लिखा हुआ। सो 3 लैंग्वेज प्रिंसिपल क्या था, तो इन्होंने बोला कि हमारे देश के अंदर पढ़ाई के लिए 3 लैंग्वेजेस चलेंगी। ठीक है, सबसे पहली होगी एक रीजनल लैंग्वेज जो कि आप अपने पर्टिकुलर रीजन में बोलते हो। दूसरी होगी स्टेट लैंग्वेज जो आप अपने स्टेट में बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर आप राजस्थान जाओगे तो राजस्थान में ना बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, मारवाड़ी वगैरह सब ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। पर राजस्थान की खुद की भी एक स्टेट लैंग्वेज होती है। उसके अलावा एक नेशनल लैंग्वेज बनाई गई और वो थी हिंदी। सो हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, राइट। सो इन्होंने ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए थे। तो जो UGC जिसका आप अभी नाम सुनते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो इसी कमेटी की देन है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एक वाइस चांसलर यानी कि VC होना चाहिए। और VC जो है वो एक यूनिवर्सिटी में 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता और एक बार के लिए वो 5 साल के लिए इलेक्टेड होता है, राइट। और 65 ईयर्स की एज पे जो VC है उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चीजें रिकमेंड करी थी, जैसे इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, एजुकेशनल रिसर्च काउंसिल। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि हर स्टेट के अंदर एटलीस्ट एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट होना ही होना चाहिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। वुमेन के लिए इन्हें बहुत सारी एमिनिटीज प्रोवाइड करी थी, जैसे कि स्कॉलरशिप, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ताकि वुमेन भी जो है वो एजुकेशन में पार्ट ले सके। उसके अलावा इनका क्या कहना था, इन्होंने बोला अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट सर्विस करनी है ना तो उसके लिए आपके पास डिग्री हो ये जरूरी नहीं है। इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो खुद का एक अलग से एग्जाम लेगी और अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर जाते हो तो आप गवर्नमेंट सर्विस में अपॉइंट हो सकते हो। सो ये सारी चीजें बच्चों डिटेल में हमने बात करी अबाउट द राधा कृष्णन कमेटी। अब ये कमेटी तो बन गई। अब इसके बाद जो हमारी कमेटी बनी वो थी मुरलीधर कमीशन और उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी। ये कमेटी बनी थी हमारी 1952 के अंदर। और किसने बनाई थी ये कमेटी? लक्ष्मण स्वामी मुरलीधर ने, जो कि वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। इस चीज को ध्यान रखना, जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता रही हूँ ना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंड में भी ना हम इनसे रिलेटेड जो MCQs आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, वो सॉल्व करने वाले हैं। सो इस वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। अब ये वाली कमेटी बनी है तो इसने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए होंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि जो राधा कृष्णन कमेटी ने हमारी 3 लैंग्वेज पॉलिसी निकाली थी वो पॉलिसी चले रहने दो, वो बहुत बढ़िया पॉलिसी है। पहली बात तो इन्होंने ये करी। दूसरा इन्होंने बोला कि जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और उसे हमें फिल करने की जरूरत है। और इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी मदर टंग है वही हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए अप टू द सेकेंडरी लेवल एजुकेशन। इसी कमीशन ने हमें 3+4 एजुकेशन सिस्टम दिया था। 3+4 एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? 3 साल के लिए आपको अपनी सेकेंडरी एजुकेशन फॉलो करनी है और उसके बाद 4 साल के लिए आपको हायर एजुकेशन परस्यू करनी है। सो 3+4 याद रखना, जब भी 3+4 आपसे पूछा जाए 3+4 पॉलिसी कहाँ यूज आई थी, किसने बनाई थी, तो वो मुरलीधर कमीशन ने ही बनाई थी। उन्होंने ऑल इंडिया एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया था फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। अब ये तो इनकी रिकमेंडेशंस थी, बट इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें बच्चों का जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करना है। वोकेशनल ट्रेनिंग पे इनका काफी ज्यादा फोकस था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका ये एम था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो हायर एजुकेशन है उसके बीच में एक ब्रिज है जो कि हमें फिल करना चाहिए। तो इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को बहुत क्लासिफाई करने की कोशिश करी। इन्होंने बोला कि जो हमारा एज ग्रुप है इस एजुकेशन के लिए वो है 11 से 17 ईयर्स।
इन्होंने यहाँ पे क्या चेंज किया कि जो 11th क्लास थी ना उसको तो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया स्कूल के साथ, और जो आपकी 12th क्लास थी उसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया हायर एजुकेशन के अंदर। आपको ये पता होगा कि जब हमारा प्री इंडिपेंडेंस कमीशन थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, 11th और 12th दोनों ही स्कूल के साथ कंबाइन कर दी थी कॉलेज से हटा के, बट इन्होंने क्या किया 11th को कंबाइन कर दिया स्कूल के साथ और 12th को कंबाइन कर दिया हायर एजुकेशन के साथ। और तो और इन्होंने बहुत सारे मल्टीपर्पज स्कूल बनाए जहाँ पे बहुत सारा डाइवर्स करिकुलम है वो अपॉइंट हो सके, प्लस इन्होंने स्पेशल स्कूल भी बनाए स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने नीचे पिंक कलर से लिख रखा है, 1958 में एक कमेटी बनी थी जिसकी चेयरपर्सन थी दुर्गाबाई देशमुख, और ये इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट वुमेन कमेटी थी जो कि वुमेन के एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रही थी। उसके बाद 1961 में आई आपकी कमेटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इन्होंने ये ध्यान दिया कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट कमेटी है वो आई 1963 में, जिसको हम भक्त वत्सल कमेटी कहते हैं। इस मेन पर्पस क्या था कि जो एजुकेशन है गर्ल चाइल्ड के लिए वो इतनी प्रेवलेंट क्यों नहीं है, खासकर रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो फीमेल चाइल्ड को क्यों नहीं पढ़ाते, क्यों नहीं उनको आके सपोर्ट करते हैं पढ़ने के लिए। सो ये रिपोर्ट बनाई थी इस वाली कमेटी ने जिसका नाम है भक्त वत्सल कमेटी रिपोर्ट। फिर 1962 में आई आपकी हंसा मेहता कमेटी। अब इन्होंने भी किस चीज के ऊपर फोकस किया था, इन्होंने भी गर्ल्स के एजुकेशन के ऊपर काफी फोकस किया था। जो कोएड स्कूल्स होते हैं जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं, इन्होंने वो स्कूल्स बनाए। उसके अलावा गर्ल्स के लिए जो सेपरेट स्कूल्स थे वो भी बनाए ताकि अगर कोई पेरेंट कंफर्टेबल नहीं है कोएड में भेजने के लिए वो सेपरेट गर्ल्स स्कूल में अपने बच्चों को भेजे। इन्होंने वुमेन टीचर रखने अपॉइंट कर दिए और साथ के साथ फीमेल्स को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी। उसके बाद सबसे जरूरी आ जाता है हमारा कोठारी कमीशन, जिसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कोठारी कमीशन को नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है और ये बना था आपका 1964 से 1966 तक। इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे दौलत सिंह कोठारी, और इनका पर्पस क्या था, इस कमीशन का एम क्या था, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी एजुकेशन सेक्टर है हमें उन सबको एग्जामिन करना है। पर यहाँ पे क्या चीज हो गई थी कि इन्होंने सारे सेक्टर्स को तो एग्जामिन किया, बट बाय चांस या किसी भी तरीके से जो लीगल और मेडिकल फील्ड होती है वो इस कमीशन से एक्सक्लूडेड रह गई थी, यानी कि वो इंक्लूड नहीं करी गई थी। इस कमेटी ने 1966 के अंदर अपनी जो ये रिपोर्ट थी इसको पूरा तैयार किया, सारे अपने रिकमेंडेशंस कंक्लूजन्स लिखे, और उसके बाद जो ये रिपोर्ट थी ये उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर को सबमिट कर दी गई थी। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए थे। तो इन्होंने 10+2+3 का रूल बनाया था कि जो 10 साल है वो प्राइमरी एजुकेशन लेगा बच्चा, 2 साल सेकेंडरी एजुकेशन एंड 3 साल जो उसका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो करेगा। तो और ये हमें किसने दी थी, कोठारी कमीशन ने। और इन्होंने स्टैब्लिश करी थी 2 बॉडीज SBTE एंड RIES फॉर टीचर ट्रेनिंग। और इन्होंने क्या बोला था भाई, इन्होंने ये बोला कि जो आपका GDP का 6% है वो एलोकेट होना चाहिए एजुकेशन के लिए। उसके साथ साथ इन्होंने ये बोला कि अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। इन्होंने भी जो राधा कृष्ण कमेटी का 3 लैंग्वेज वाला प्रिंसिपल था उसको फॉलो किया, और इन्होंने बहुत फोकस किया साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर, साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी। इसी के साथ साथ इन्होंने 6 मेजर यूनिवर्सिटीज थी वो एस्टैब्लिश करी और यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी भी देनी शुरू कर दी। अब जो ये कोठारी ने रिकमेंडेशंस दी थी इन्हीं के बेसिस पर 1968 में बना आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। सो अब इसका बेसिस क्या रहेगा, इसका बेसिस जो कोठारी की रिकमेंडेशंस थी वही रहेगा। सो इसने क्या बोला कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए, हमें वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो डिस्टेंस लर्निंग होती है हमें उसको एक्सेसिबल बनाना चाहिए ताकि हर बच्चा पढ़ सके। उसके बाद 1976 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अब तक क्या था ना कि जो हमारा एजुकेशन था वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो लॉ बना सकता था। बट इस अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पूरी पावर चली गई, और जो एजुकेशन था अब वो सेंटर और स्टेट दोनों साथ मिलकर चलाने वाले थे, यानी स्टेट के पास भी वो सारी पावर आ गई थी कि वो लॉज एंड रूल्स बना सके ऑन द एजुकेशन। फिर 1986 में आई आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखना, इसको भूलना मत। इन्होंने देखो सबसे पहले क्या बोला कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी थी राधा कृष्ण कमेटी की और 10+2+3 वाली जो पॉलिसी बनाई थी हमारी कोठारी कमीशन ने, वो इन्होंने बोला ये 2 चीजें बहुत बढ़िया है, ये हम भी अपने कमीशन के अंदर, हम भी अपनी पॉलिसी के अंदर रखते हैं। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि हम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हैंडीकैप एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है और फीमेल्स जो है उनके लिए हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, उनको भी एजुकेशन का पूरा हक है। एजुकेशन उन लोगों को मिलती थी बट इन्होंने और उसके लिए जोर शोर से काम करना शुरू कर दिया।
नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी इन्होंने उन बच्चों के लिए प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जो कि स्कूल अटेंड नहीं कर सकते थे। प्लस इन्होंने रूरल एरियाज में बहुत सारे स्कूल्स खोले जिनको हम जानते हैं नवोदय विद्यालय के नाम से। स्पेशली ये हुआ करते थे गर्ल्स के लिए। अभी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी, इन्होंने कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स भी करी हैं, जैसे कि नैक की, स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की एंड डाइट की। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली पूछा जाता है कि जो आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने कौन कौन सी चीजों को एस्टैब्लिश किया था। सो इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 1990 में आया आपका रामामूर्ति कमेटी। अब इन्होंने क्या बोला कि हमने जो ये अभी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आया है 1986 के अंदर, हम इसको रिव्यू करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि कैसा रहा सब। इनकी बस ये रिपोर्ट थी सीधी सी। उसके बाद 1992 में आया आपका जनार्दन कमेटी या फिर सेबी कमेटी। अभी जो सेबी कमेटी है दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये पहले भी बन चुका था बट ये डिसॉल्व हो गया था, राइट। अगर आपने प्री इंडिपेंडेंस वाले में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, राइट। अब इस कमेटी का क्या काम था, इसने बोला कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है जो कि 1986 में आया था, और इससे पहले हमने जो कमेटी पढ़ी थी रामामूर्ति कमेटी, इसने बोला कि हम इन दोनों को मिला के अपनी नई रिकमेंडेशंस देते हैं और इनके बारे में हम रिव्यू करते हैं कि हमें क्या सही लगा इनमें और क्या गलत लगा। सो इसी जनार्दन कमेटी ने आपका जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया था ताकि हर बच्चे को एडुकेट न्यूट्रिशन मिल सके। इसके अलावा इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया था कि जितने भी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक, डस्टर वगैरह, वो वहाँ पे मिल सके ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ने को मिल सके। उसके अलावा इन्होंने आंगनवाड़ी भी स्टैब्लिश किए थे। उसके बाद 1993 में आता है आपका यशपाल कमेटी। सो ये जो कमेटी है ये लेड करी थी प्रोफेसर यशपाल ने, और इसकी दो रिपोर्ट्स आई थी। एक रिपोर्ट आई थी 1993 के अंदर और दूसरी रिपोर्ट आई थी 2009 के अंदर। सो 1993 वाली रिपोर्ट ने क्या बोला था कि जो भी एकेडमिक स्ट्रेस पड़ता है बच्चों के ऊपर, उसको थोड़ा कम होना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से अपना स्टडी या पढ़ाई कर सके। 2009 में इनकी फिर से एक रिपोर्ट आई और उसमें क्या बोला गया कि जो IIM है और IIT है ये एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी की तरह काम करेंगे। उसके अलावा इन्होंने एस्टैब्लिश किया NCHER दैट इज नेशनल कमेटी फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। उसके बाद 2005 से 2009 में एक नई कमेटी बनती है जिसको हम कहते हैं सैम पित्रोदा कमेटी या फिर नेशनल नॉलेज कमेटी NKC। ये जो कमेटी है ये एक्टिव थी 2005 से लेके 2009 तक, बट 2014 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया। अब इन्होंने क्या अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, तो इन्होंने कहा था कि जो आपका करिकुलम है उसको हमें दोबारा रीडिफाइन, रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है ताकि जितने भी मल्टी डाइवर्स चीजें हैं वो हम इसके अंदर एलोकेट कर सके। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि 2015 तक हमें 1500 यूनिवर्सिटीज अपने देश में खड़ी कर देनी है। जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है यानी कि GER वो एटलीस्ट 15% तो होना ही चाहिए, और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हमारा स्टेट बोर्ड भी होना चाहिए और एक सेंट्रल बोर्ड भी होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पे करी थी नीड ब्लाइंड एडमिशन के बारे में, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए मान्य था। अभी नीड ब्लाइंड एडमिशन ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, आप उसको कंसिडर नहीं करते हो। सो दिस इज नीड ब्लाइंड एडमिशन। इसी के साथ इन्होंने स्टैब्लिश किया NSSF को, जो कि है हमारा नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, जो कि रिसर्चेस को प्रमोट करते हैं। और इन्होंने एक दूसरी बॉडी स्टैब्लिश करी जिसका नाम था IRAHA। इस बॉडी का क्या काम था कि हमारे हायर एजुकेशन के लिए जो डिफरेंट बॉडीज हमने बना रखी थी उनको अलग अलग ना होके हम उसको एक ही बॉडी के अंदर इंक्लूड कर दें। सो ये काम हमारी किसने किया था? NKC ने किया था, यानी कि नेशनल नॉलेज कमेटी ने किया था। इसी के साथ इन्होंने हमें एक नॉलेज पेंटागन दिया था। सो इसके अंदर आपकी 5 चीजें आती हैं। एक्सेस आता है, सर्विस आता है, एप्लीकेशन आता है, कंसेप्ट आता है एंड क्रिएशन आता है। सो दीज आर द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉलेज पेंटागन। अब हम बात करते हैं कुछ PYQs की जो पूछे गए हैं। अब इन ऑप्शंस में से ये बताओ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में सबसे पहला एजुकेशन कमीशन कौन सा बना था। ये क्वेश्चन आपका जून 2024 में ही पूछा गया है। इसका जल्दी से आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ। जो भी मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ ना, इन सब का आंसर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से जाके अपने जो आंसर्स हैं वो क्रॉस चेक कर सकते हो। बट मीनवाइल हम इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये जून 2023 में पूछा गया था कि जो UGC है वो किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। जल्दी से इस चीज का आंसर करो। ये है आपका दिसंबर 2019 का क्वेश्चन, और इन सारे कमिटीज को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जल्दी से अरेंज करके बताओ। नीड ब्लाइंड एडमिशन ये किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? हमने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात करी थी। ये आंसर तो आपको जरूर से पता ही होगा। नेक्स्ट NSSF की फुल फॉर्म जल्दी से बताओ। ये मैंने आपको अभी बताई थी। और ये मुझे ये भी बता रहा है कि जो NSSF है वो कौन सी कमेटी ने एस्टैब्लिश किया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमें कौन से कमीशन ने दिया था और किस ईयर में दिया था?
सो ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना ही लोगे। सो कोठारी कमीशन के हिसाब से हमें कौन सी लैंग्वेज जो है वो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करनी चाहिए इन हायर एजुकेशन? जल्दी से इसका जवाब दो। हमने पढ़ा था कि जो कोठारी कमीशन है वो कौन सी प्रिंसिपल या कौन सी पॉलिसी को मानता है लैंग्वेज के लिए। अगला क्वेश्चन फिर से कोठारी कमीशन के ऊपर ही है कि कोठारी कमीशन के हिसाब से कितना % ऑफ जीडीपी है जो एजुकेशन के लिए अलॉट होना चाहिए? इसका आंसर तो आपको यार याद हो ही गया होगा, हमने अभी पढ़ा था। जल्दी से कमेंट करके बताओ। सो ऑल राइट गाइज, दिस इज अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन इन इंडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो मैं और ऐसी वीडियोस लाऊं जिसमें पहले आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूं और फिर उसके एमसीक्यूज करवाऊं, तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता देना और इस लेक्चर को जल्दी से लाइक कर देना और जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।